गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स हमने देखा था। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि जब हमने नाभिक के बारे में स्टडी की थी तो हमने देखा था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर प्रोटॉन ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन के मध्य क्या लग रहा था हमारे पास, प्रतिकर्षण। क्योंकि हम जानते हैं कि समान चार्ज जब होता है तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए था और प्रोटॉन है वो नाभिक से बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा भी, प्रतिकर्षण फोर्स के अलावा भी नाभिक में एक बल कार्य करता है जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। क्लियर। अब देखिए, नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने स्टडी की थी। नाभिकीय बलों में की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमने देखा कि ये सबसे प्रबल फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं कि नाभिक क्या है, नाभिकीय बल क्या है, एक प्रबल फोर्स है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो देखी थी हमने कि जो नाभिक है वो शॉर्ट रेंज होता है, मतलब उसका जो प्रभाव होता है कि केवल लघु परास के अंदर ही सीमित होता है। जैसे क्यों होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या कैसी थी, 10⁻⁻⁻15 ऑर्डर की। तो नाभिकीय बल की बात कर रहे हैं तो केवल वो नाभिक के अंदर ही कार्य करेगी। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि नाभिकीय बल क्या था, एक प्रबल बल था। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो नाभिकीय बल है वो, उसकी जो परास होती है वो कैसी होती है, लघु होती है। ठीक है, लघु परास का नाभिकीय बल होता है। तीसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि संतृप्तता का गुण होता है। संतृप्तता का गुण जो हमने पिछले लेक्चर में पूरी डिस्कस की हुई है, संतृप्तता, है ना। और चौथी डिस्कस की थी हमने आवेश सममिति। आवेश सममिति मतलब प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे आवेश सममिति, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करें तो तीनों में क्या होगा, बिल्कुल सेम फोर्स लगेगा। एक बात की थी हमने कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स अपने स्पिन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो दोनों की क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर होगी। तो जो अपने नाभिकीय बल होता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, मतलब स्पिन पर निर्भर रहता है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने नाभिकीय बल की कि यह एक अकेंद्रीय बल होता है। अकेंद्रीय बल होता है। अकेंद्रीय बल मतलब टेंसर नेचर का हमने बताया था। अब एक जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी कि जो अपना न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका नेचर विनिमय प्रकृति का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, विनिमय नेचर होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है कि जो नाभिकीय बल, जो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक अन्य कण का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मेसोन, या फिर या जिस कण का वो एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं मेसोन। तो इसको, इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत क्या है, वो किस लिए दिया गया था, इस विनिमय प्रकृति को ही समझने के लिए नाभिक का मेसोन सिद्धांत दिया गया था। और ये जो मेसोन सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था अपने युकावा नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो देखिए, जब ये बॉल को पास करते हैं तो पास करते टाइम जैसे इसने इसको बॉल को पास किया तो ये क्या करेगा, इसकी कुछ स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे हम पासिंग का जब गेम खेलते हैं तो हम जब बॉल को पकड़ते हैं तो हमारी स्थिति में चेंज होता है या नहीं होता, होता है। ठीक है, ये तो है नहीं कि हम अपनी जगह पे खड़े होकर उस बॉल को आसानी से कैच कर सकेंगे, हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा ही होगा। तो देखिए, जब बॉल को पास करते हैं तो हमारी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें
में, जैसे हमने कुछ हम स्थिति में परिवर्तन हुआ मतलब उसमें कुछ ना कुछ संवेग उत्पन्न होगा और संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जब राम ने बॉल को पास किया तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी उसको पास की है, जिससे उस लक्ष्मण ने उस एनर्जी को क्या, इस बॉल के माध्यम से, जैसे बॉल को पकड़ेगा तो अपने हाथ को क्या करेगा, वो पीछे की तरफ करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। अब देखिए अगर हम बात करें ये जो बॉल को पासिंग वाला जो गेम है, अगर हम बात करें कि दूरी, अगर इनकी डिस्टेंस अगर क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लिया कि राम तो खड़ा है जयपुर में और लक्ष्मण खड़ा है बॉम्बे में, तो ये गेम संभव है क्या, नहीं हो सकता। तो इससे कह सकते हैं कि अगर दूरी इनकी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये जो बॉल का जो एक्सचेंज वाला गेम है वो यहाँ पे नहीं खेला जा सकता। या फिर अगर हम देखें कि राम बिल्कुल लक्ष्मण के बिल्कुल पास आ जाए, राम और लक्ष्मण बिल्कुल क्या आ जाए, पास आ जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये गेम संभव नहीं होगा। एक्सचेंज किसको करेगा, वो तो बिल्कुल पास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक निश्चित दूरी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक निश्चित दूरी है, इस दूरी के अंदर ही ये गेम क्या होगा, संभव होगा। मतलब ये जो विनिमय की जो प्रकृति हो रही है यहाँ पे, ये एक निश्चित, एक लघु परास के अंदर ही क्या होती है, सीमित होती है। अब ये अगर ज़्यादा कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी ये गेम संभव नहीं है, मतलब ये विनिमय जो प्रकृति हो रही है ये यहाँ पे संभव नहीं है। और यदि ज़्यादा दूरी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये विनिमय नहीं होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत भी हमारे यही कहता है कि जब नाभिक के, जैसे अब यहाँ पे हमने राम और लक्ष्मण माना, इसको मैं मान लेती हूँ प्रोटॉन और इसको मैंने मान लिया न्यूट्रॉन, क्लियर। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो एक अन्य कण का क्या करते हैं, एक अन्य कण का क्या करते हैं, उस विनिमय करते हैं। इस अन्य कण को, जिस कण का वो विनिमय करते हैं उसको बोलते हैं मैसोन, ठीक है। तो ये पाई मैसोन का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। अब देखिए विनिमय करने से क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों ने एक अन्य कणों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। अब इनके हमने देखा है कि अगर एक निश्चित डिस्टेंस होगी तो उसी कंडीशन में ये क्या करेंगे, इस पाई कणों का क्या करेंगे, पाई मैसोनों का, जिसको क्या करेंगे, वो विनिमय कर सकेंगे। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुई तो वो उसका विनिमय नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पाई मैसोनों का विनिमय इसको करता है, मतलब एक तो क्या करता है, उत्सर्जित करता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो देखिए ये एक छोटी सी लघु परास के अंदर, मतलब इनकी डिस्टेंस फिक्स होती है कि इस डिस्टेंस के अंदर ये विनिमय संभव है, अदरवाइज ये विनिमय संभव नहीं है। और इसको अनिश्चित, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से भी आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माना हमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य क्या होगा, विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, किसका होगा, मैसोनों का होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं मैसोन या पाई मैसोन, ठीक है। मॉडर्न जमाना है तो पाई मैसोन का नाम पायोन भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पायोन। जैसे मम्मा को मॉम बोलते हैं आजकल, ठीक है, पापा को डैड बोलते हैं, तो पाई मैसोनों को भी आजकल क्या बोल दिया जाता है, पायोन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनके मध्य एक निश्चित दूरी तक ही ये विनिमय बल कार्य करता है। अब देखिए विनिमय होने के कारण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विनिमय होने के कारण ही इनके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब संवेग में परिवर्तन कैसे हुआ, मैंने बताया था, बॉल जब हम पकड़ते हैं तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब विनिमय होता है अन्य पार्टिकल का, तो वहाँ पे इनकी संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन होने के कारण इनमें क्या उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। संवेग में परिवर्तन के कारण न्यूक्लियर फोर्स, जो फोर्स है वो कैसे उत्पन्न हुआ, देखिए न्यूटन का दूसरा नियम जानते हो सब, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, लगाए गए फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो अन्य कण को जब क्या करेंगे, पास करेंगे, प्रोटॉन तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा इसको उत्सर्जित करके, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज होना है तो वो उसको
अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, दूसरा उसको अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार से वो विनिमय करके उनके संवेगों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और संवेगों में परिवर्तन के कारण ही फोर्स उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स उत्पन्न हो गया। देखिए पाई मेसोन, अब हमने देखा था कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनके मध्य क्या होगा, कुछ कणों का विनिमय होगा जिनको हमने क्या बोला था, पाई मेसोन या पायोन। अब देखिए ये जो पायोन्स होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, प्लस भी हो सकते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये पाई मेसोन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होना है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होना है तो वो क्या करेगा, पाई प्लस को उत्सर्जित कर देगा। जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होना है तो वो क्या करेगा, पाई प्लस का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज होना है तो वो क्या करेगा, पाई माइनस का उत्सर्जन करेगा। यदि न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में चेंज रहना है तो वो पाई न्यूट्रल का उत्सर्जन करेगा। प्रोटॉन को प्रोटॉन में चेंज होना है तो वो पाई न्यूट्रल का उत्सर्जन करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए भूलने इसको याद रखने का तरीका, जैसे देखिए यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे देखें तो 0 और पाई प्लस पे देखें तो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इक्वल हुआ। यहाँ से देखें न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे प्लस और पाई पे माइनस, प्लस माइनस दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोटॉन है जो न्यूट्रॉन में जब वो चेंज होगा तो वो क्या करेगा, पाई प्लस मेसोनों का क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन में चेंज होना है तो उस कंडीशन में वो क्या कर देगा, पाई माइनस मेसोनों का क्या कर देगा, उत्सर्जन करेगा। न्यूट्रॉन को अगर न्यूट्रॉन में चेंज होना है तो पाई न्यूट्रल जो होते हैं उनका क्या कर देगा, वो उत्सर्जन कर देगा। और यदि प्रोटॉन को प्रोटॉन में चेंज होना है तो उसको पाई न्यूट्रल का क्या कर देगा, वो उत्सर्जन कर देगा। ठीक है, आगे देखिए जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कि पाई प्लस वाला, अगर हमारे पास कोई भी एक नाभिक है और नाभिक के अंदर उपस्थित है हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो देखिए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित है, अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जैसे हमने मान लिया कि न्यूट्रॉन किस में चेंज होना है, न्यूट्रॉन को किस में चेंज होना है, प्रोटॉन में चेंज होना है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, पाई माइनस का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो पाई माइनस का उत्सर्जन करेगा। अब न्यूट्रॉन को किस में चेंज होना है, प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, पाई माइनस का उत्सर्जन कर देगा। और जब न्यूट्रॉन पाई माइनस का उत्सर्जन करेगा तो उसको कौन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ने क्या कर लिया, पाई माइनस को ग्रहण कर लिया, बचा कौन, प्रोटॉन। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन ने क्या करा है, पाई माइनस का क्या कर दिया, उत्सर्जन कर दिया। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में एक्सचेंज हो रहा है, प्रोटॉन में। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक एक्सचेंज नेचर का है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया और पाई माइनस का क्या कर दिया, उत्सर्जन कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे बचा क्या, अपने पास प्रोटॉन है। अब देखिए ये जो पाई माइनस है वो कौन ग्रहण कर लेगा, प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। तो देखिए ये पाई माइनस को किसने ग्रहण किया, प्रोटॉन ने। तो यहाँ से आ जाएगा P प्लस पाई माइनस, और कौन ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन पाई माइनस को ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा, न्यूट्रॉन बना लेगा। मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, P प्लस N में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास अन्य नाभिक ले रहे हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, एक अन्य नाभिक लिया है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है,
अगर हम बात करें कि प्रोटॉन को किस में चेंज होना है, न्यूट्रॉन में, तो वो क्या करेगा, पाई प्लस का उत्सर्जन कर देगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होना है तो वो क्या करेगा, पाई प्लस का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो इस कंडीशन में देखिए, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होना है तो पाई प्लस का उत्सर्जन कर दिया, और उत्सर्जन करने के बाद उसको अवशोषित कौन करेगा, न्यूट्रॉन करेगा। तो ये यहाँ पे न्यूट्रॉन, और इसने क्या कर लिया, पाई प्लस को अवशोषित कर लिया। प्रोटॉन को किस में चेंज होना था, न्यूट्रॉन में, क्या करा, पाई प्लस का उत्सर्जन कर दिया। उत्सर्जन करने के बाद किसने ग्रहण करा है, न्यूट्रॉन ने उसको ग्रहण कर लिया, अवशोषित कर लिया। फिर बचा कौन, न्यूट्रॉन। अब देखिए आगे, ये जो पाई प्लस है, ये पाई प्लस मेसॉन को कौन ग्रहण करेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई प्लस मेसॉन को किसने ग्रहण किया है, न्यूट्रॉन ने। और जब पाई प्लस मेसॉन को जब न्यूट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, अवशोषित जब करेगा, तो अवशोषित करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये किस में चेंज हो गया, न्यूट्रॉन में, सॉरी प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, क्योंकि पाई प्लस को जब वो अवशोषित करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कोई नाभिक है जिसमें क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन की, तो देखिए प्रोटॉन को प्रोटॉन में चेंज होने के लिए क्या करेगा, वो पाई न्यूट्रल का वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ से अन्य प्रोटॉन उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और ये पाई न्यूट्रल को उसने क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। क्लियर। उसके पास में कौन है, अन्य प्रोटॉन। ये जो अन्य प्रोटॉन है इस पाई न्यूट्रल को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से P प्लस पाई न्यूट्रल और प्लस P, दूसरा प्रोटॉन, इसने क्या कर लिया, इस पाई न्यूट्रल को ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद, पाई न्यूट्रल को ग्रहण करने के बाद वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, अपने प्रोटॉन्स में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन, और वापस से वो किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन में। अगर बात करें किसी अन्य नाभिक जिसमें हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में चेंज होने के लिए पाई न्यूट्रल का क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से न्यूट्रॉन पाई न्यूट्रल का उत्सर्जन कर दिया, और जो दूसरा न्यूट्रॉन है वो उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से ये दूसरा जो न्यूट्रॉन है उसने क्या कर लिया, इसको ग्रहण कर लिया। तो N प्लस पाई न्यूट्रल प्लस इसने क्या कर लिया, इसको ग्रहण कर लिया, और ये इसको ग्रहण करके न्यूट्रल को ग्रहण कर रहा है। तो न्यूट्रल, जब न्यूट्रॉन है वो पाई न्यूट्रल को जब ग्रहण करता है तो बनता क्या है, वही न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये इसमें न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। इसी सिद्धांत को बोला जाता है नाभिकीय बलों का मेसॉन सिद्धांत, जिसके द्वारा हम किसी भी नाभिकीय बल की विनिमय प्रकृति को समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है नाभिकीय विभव, न्यूक्लियर पोटेंशियल। देखिए हमने जब नाभिकीय बलों की स्टडी की थी तो नाभिकीय बलों में हमने देखा कि नाभिकीय बलों के जो नेचर है वो एक तरह से एक्सचेंज नेचर इसकी होती है। अगर हम बात करें विभव की, तो विभव किस प्रकार से, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी या विभव जो हम देखते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें या न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Fe को अपन कैसे लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R², इसी तरह लिखते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखते हैं G M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, हमने ये तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इनके फोर्स का पता चल जाता है तो हम उनका विभव आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, केवल प्रैक्टिकल इक्वेशंस के आधार पर ही, प्रैक्टिकल जो हमने निकाला है उनके आधार पर ही हम उसमें उसके विभव का जो मान है वो निकालते हैं कि किस प्रकार से दूरी के साथ उनके पोटेंशियल में किस प्रकार से चेंज होता है। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए दूरी के साथ वो क्या है, बल,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके द्वारा हम पता कर सके कि इसका जो नेचर है वो किस प्रकार का होगा। केवल उसके गुणों के आधार पर या उसके प्रैक्टिकल्स के आधार पर, प्रैक्टिकल्स जो हमारे पास जो भी उसके गुण आए, ठीक है, तो उनके आधार पर हम बताते हैं कि किस प्रकार से न्यूक्लियर विभव का मान अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब न्यूक्लियर विभव का जो ग्राफ बनाया जाता है तो हमने देखा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। न्यूक्लियर विभव, देखिए हमने नाभिकीय फोर्स की जब बात करी थी, नाभिकीय बल की जब हमने बात करी थी, तो नाभिकीय बल कैसा है अपना, नाभिकीय बल कैसा है, विनिमय प्रकृति का है, विनिमय प्रकृति। इसकी नेचर कैसी होती है, विनिमय का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया था कि विनिमय का मतलब क्या है कि एक तो क्या करेगा, उसको उत्सर्जित करेगा, कोई भी कण है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हमने बात करी, तो न्यूट्रॉन तो क्या करेगा, उसको उत्सर्जित करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा, ठीक है। किसको करेगा, पाई मैसोनों को। अब जब वो उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं तो अगर हम बात करें जब वो एक्सचेंज कर रहे थे, पाई मैसोनों का जब वो एक्सचेंज कर रहे थे, उस कंडीशन में उनके मध्य रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। अगर बात करें कि दोनों के पास बॉल थी और अगर वो दोनों एक दूसरे से छीनते, ठीक है, तो छीनने की कंडीशन में उनके मध्य कार्य करता कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, आकर्षण बल। तो हम जब नाभिकीय बल की जब बात करते हैं तो नाभिकीय बल हमने देखा था कि विनिमय प्रकृति का है, और विनिमय जो फोर्स होते हैं, एक्सचेंज फोर्स होते हैं, उनमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, दोनों नेचर इसमें पाई जाती है। तो देखिए, नाभिकीय बल, ना तो हम बोल सकते हैं कि अगर पूछे कि नाभिकीय बल का नेचर क्या है, आकर्षण है, आकर्षण नेचर का होता है या प्रतिकर्षण का, तो वो दोनों नेचर का होता है, उसमें आकर्षण भी पाया जाता है और प्रतिकर्षण भी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम जो न्यूक्लियर फोर्स है वो विनिमय प्रकृति उसकी पाई जाती है, और जो विनिमय एक्सचेंज जो फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखिए, नाभिकीय विभव में जब ग्राफ बनाया जाता है नाभिकीय विभव का दूरी के साथ चेंज का, कि नाभिकीय विभव दूरी के साथ किस प्रकार से चेंज होता है, तो कुछ इस प्रकार का उसमें ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मान धीरे धीरे कम होता है, और कम होते होते लास्ट माइनस के यू नॉट पर इसका मान मिनिमम प्राप्त होता है। लास्ट में जैसे जैसे दूरी जब बढ़ती है, दूरी का मान, अब यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको मैंने दूरी को मान लिया कैपिटल आर। कैपिटल आर तक की दूरी, एक फर्मी ऑर्डर की जो दूरी है, ये जो एक फर्मी ऑर्डर की जो दूरी है कैपिटल आर तक, इस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो होगा हमारा रिपल्सिव टाइप का, रिपल्सिव नेचर होगी, ठीक है। और जब हम बात करें आर इज ग्रेटर देन के लिए, अगर दूरी का मान बढ़ता जाता है, जैसा कि हमने विनिमय फोर्स में पढ़ा था कि जब बॉल को जब एक्सचेंज कर रहे थे तो उसमें एक निश्चित दूरी थी, उस निश्चित दूरी तक ही वो विनिमय फोर्स वर्क करता है। अदरवाइज हम या तो पास आ जाए बिल्कुल तो वो भी विनिमय नहीं कर सकता, अगर दूरी क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में भी विनिमय नहीं हो सकता। तो देखिए, जब दूरी का मान बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो नाभिकीय बल जो होता है वो होता है तुम्हारा अट्रैक्टिव टाइप, अट्रैक्टिव नेचर होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब दूरी का मान बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, और एक फर्मी तक आते आते उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम माइनस के यू नॉट तक पहुँच जाती है। फिर जब दूरी का मान बढ़ाया जाता है तो दूरी का मान बढ़ाने पर, मतलब दूरी का मान बढ़ने पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस से क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, और 3 फर्मी तक वो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान बिल्कुल 0 के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी विभव के 2 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है अपना वर्ग विभव कूप। वर्ग विभव कूप में देखिए क्या होता है, वर्ग विभव कूप में
जो पोटेंशियल दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यू ऑफ आर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका मान अगर हम बात करें जब दूरी का मान r से कम हो, मतलब अगर रिपल्सिव नेचर का है न्यूक्लियर फोर्स, तो उस कंडीशन में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस के यू नॉट। कब? जब r स्मॉल r का मान क्या हो, r से कम हो, ठीक है। ये जो दूरी है इसका मान अगर r से कम है तो इस कंडीशन में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव टाइप का है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, माइनस के यू नॉट। अगर बात करें r इज ग्रेटर देन r की, मतलब इसकी दूरी क्या है, r से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 0 के बराबर, ठीक है। तो वर्ग विभव कूप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है अपना वर्ग विभव कूप। कूप मतलब क्या होता है, कुआं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना रहा है, एक कुएं की जैसी संरचना प्राप्त हो रही है। तो ये यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है वो कहलाता है वर्ग विभव कूप वाला। तो यहाँ पे जो अपन को पोटेंशियल एनर्जी है वो मिलती है r इज लेस देन r पे तो माइनस के यू नॉट, और यदि r इज ग्रेटर देन r की बात करें तो वहाँ पे अपन को क्या मिलेगी, 0 के बराबर। देखिए दूसरा जो नेचर होता है विभव का वो है हमारे पास युकावा विभव। युकावा विभव, युकावा विभव का मान या युकावा विभव या युकावा पोटेंशियल जो एनर्जी है वो लिखी जाती है यू ऑफ आर बराबर माइनस के यू नॉट ई की पावर माइनस के आर अपॉन आर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आता है अपने पास युकावा पोटेंशियल का, ठीक है। तो हमारे पास दो विभव होते हैं न्यूक्लियर विभव की अगर बात करें तो दो प्रकार के हैं, वर्ग विभव कूप और युकावा विभव। वर्ग विभव कूप में यदि हम बात करें r इज लेस देन r की, तो उस कंडीशन में विभव हमें प्राप्त होगा माइनस के यू नॉट, और यदि r इज ग्रेटर देन r की बात करें तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, 0 के बराबर। दूसरा प्रकार कौन सा है अपना, युकावा विभव। ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, युकावा विभव की, ठीक है। युकावा विभव में जो पोटेंशियल आता है उसका मान होता है माइनस के यू नॉट ई की पावर माइनस के आर अपॉन में आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये होता है अपना न्यूक्लियर विभव या नाभिकीय विभव, ठीक है। थैंक यू।